सुर्खियों में। प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है केंद्रीय बजट 2025, अपेक्षाएं और संभावनाएं। आम बजट 2025-26 जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री आगामी 1 फरवरी को पेश करने वाली हैं। आने वाले बजट को लेकर वित्त मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर सुझाव भी लिए हैं। ऐसे में इस बजट को लेकर लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान भी रखने का प्रयास सरकार करने वाली है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट भी है। ऐसे में इस बजट को लेकर काफी कुछ आकांक्षाएं भी लोगों की हैं। केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों और आम जन को राहत की संभावनाओं और उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल के अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर मनीष शर्मा जी एवं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। आज की इस चर्चा में हम दोनों ही अतिथियों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही अतिथियों का सर। नमस्कार अभिषेक जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आम बजट, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी बजट की घोषणा होने वाली होती है तो जो आम जन है उनके मन में कई सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। कई प्रकार की राहत की वो आस लगाकर रखते हैं, तो कई प्रकार की नई सुविधाओं की घोषणाओं का इंतजार करते हैं। तो हमारे देश की एक बहुसंख्य जो आबादी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हो, शहरी क्षेत्रों से आती हो, उनकी संभावनाएं और अपेक्षाएं क्या हो सकती हैं इस बजट से, इस पर हमारी आज की चर्चा है। और हम शुरुआत करते हैं देश की बहुसंख्य आबादी, ग्रामीण आबादी से। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। ऐसे में किसानों के लिए किस प्रकार की उम्मीदें लेकर आ रहा है ये बजट? इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा प्रोफेसर मनीष शर्मा जी। सर, सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले बता दूं कि भारतवर्ष में 70% आबादी जो है वो किसानी पर निर्भर करती है, और तकरीबन 17% जीडीपी जो है वो कृषि क्षेत्र से भारत को मिलता है। तो ऐसे में कृषि क्षेत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस तथ्य को सभी सरकारें जानती हैं और सभी सरकारें इस पर काम करती आई हैं। लेकिन विगत 10-15 वर्षों में खास करके आपको जब पता है कि यह सरकार जो है, इस सरकार के जो मुखिया है वो और इस सरकार की जो वित्त मंत्री है वो पिछले 8 सालों से एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो लक्ष्य रखा है विकसित भारत 2047, उस लक्ष्य, उस मिशन और उस विजन को लेकर के चल रहे हैं। उसमें बिना कृषि क्षेत्र को तवज्जो दिए संभव नहीं हो पाएगा कि हम विकसित भारत की परिकल्पना को जमीन पर ला पाए। पिछले बजट में भी आपने देखा कि कैसे एआई से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है, उनको कृषि क्षेत्र में लाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में इंश्योरेंस बढ़ाया जा रहा है। एमएसपी को लेकर के काफ़ी मांगे पिछले कई वर्षों से चलो, उनको लाया जा रहा है। नए स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में, नए स्टार्टअप जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और उनको इनोवेशन के साथ में कृषि क्षेत्र में काम करने को दिया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे पक्का पूरा विश्वास है कि इस वर्ष भी जो बजट आएगा उसमें स्टार्टअप, इनोवेशन, एआई ड्रिवन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कृषि समस्याएं, जो खास करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो पेस्टिसाइड्स की जो बातें हम कर रहे हैं, उसमें किस तरह का राहत, सब्सिडी वगैरह ऐसा दिया जा सकता है। सोलर एनर्जी का यूज कृषि क्षेत्र में करने के लिए उसमें सब्सिडी दिया जा सकता है। इस तरह की कुछ प्रोविजंस होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी भी हम राय जानना चाहेंगे सर। अभिषेक जी, सबसे पहले कुछ सेकंड में बजट के बारे में बोलना चाहूँगा। और जो आप शुरू में बोल रहे थे बजट के बारे में, तो 2 कारण इम्पॉर्टेंट है। इसके 2 कारण हैं। एक तो देश के लिए जो हम आम जन हैं उनकी आशाएं, ये तो हमेशा रहती हैं, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। दूसरा क्या है, जो अभी वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी सुस्त चल रही है देखा जाए। तभी प्रधानमंत्री ने बोला कि जो पूरा विश्व है, केवल भारत देश नहीं देख रहा है इस बजट को, पूरा विश्व देख रहा है। तो जो ये बजट हम पेश होगा, जो वित्त मंत्री करेंगी, उसे पूरे विश्व की निगाह है। क्योंकि जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी का, मतलब प्रोफेसर शर्मा जी अच्छी तरह बता पाएंगे, लेकिन जो मेरा आकलन जो मैं सुन रहा हूँ और जो पढ़ रहा हूँ, 2.7 के आसपास जो इंडिया का ग्रोथ है, रेट है, वो 6.4 के आसपास, कम होने के बावजूद भी। तो हम ग्रोथ रेट में बहुत आगे हैं देखा जाए तो जो भी बजट होगा उसका रिफ्लेक्शन हमें वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा हमारा जो बजट होगा, तो उनकी आशा थी वित्त मंत्री से कि जो बजट पेश करेंगी वो वर्ल्ड इकोनॉमी को भी एक
एक प्रदान करेगा, एक पुश देगा वो। तो ये तो हो गया बजट के बारे में। जो आपने कृषि क्षेत्र की बात की, मैं बिल्कुल प्रोफेसर शर्मा जी से सहमत हूँ कि आप कृषि क्षेत्र को इग्नोर करके तो कोई बजट नहीं ला, सरकार लाती भी नहीं है। सरकार का हमेशा ध्यान कृषि पर रहता है। मेरा जो मानना है कि जो जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, वह इसीलिए है कि अगर हाथ में आपके पैसा रहेगा तो फिर स्पेंडिंग बढ़ेगा। स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी गाँव से चलता है। जब खेत होता है, खेत में जब फसल होती है अभिषेक जी, वहीं से इकोनॉमी शुरू हो जाती है। वो फसल बेच करके जो कस्बे में आता है उससे पैसा मिलता है, फिर इकोनॉमी पकड़ शहर में आती है, मार्केट में हाँ, पैसे का मार्केट में फ्लो आता होता है है। और पूरे देश में वो रिफ्लेक्शन होता है। किसान का जो पैसा दिया जा रहा है उसके हाथ में, वो इसलिए है कि स्पेंडिंग पावर बढ़ाए और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको खर्च करने के, उनको लेने में मदद मिले। तो मुझे जो लगता है कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इस पर सरकार कुछ करेगी। उससे ना केवल किसान की आय बढ़ेगी, उससे एक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे गाँव कस्बे कस्बे में। और जो उनके ज़रूरत है, चाहे यूरिया का हो, चाहे खाद का मामला हो, खाद कम करना है, इसमें ऑर्गेनिक खेती पे पूरा जोर है। हमको लगता है सारी चीज़ें इस बार बजट में दिखाई देंगी कि किसान की आय मजबूत हो, किसान के हाथ मजबूत हो। और अगर किसान का हाथ मजबूत होगा तो इकोनॉमी अपने आप मजबूत होगी। महिलाओं को भी इस बार जो है कृषि क्षेत्र में महिलाओं को भी कुछ इस तरह की रियायतें मिलेंगी या कुछ ऐसे इंसेंटिव्स आएंगे जिसमें महिलाएं जो है फाइनेंशियल उनको भी क्रेडिट दिया जाए। पिछली बार हमने देखा 31% का एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो डिस्बर्समेंट हुआ 31% बढ़ा, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कृषि क्षेत्र में लाने के कारण। तो जो योजनाएं जो हैं खास करके बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर का, उसमें महिलाओं का योगदान को बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात भी कृषि के माध्यम से हो रही है। केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं जो कि स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया की बात करें या मुद्रा योजना की बात करें। इस बजट में गांव आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो कुटीर उद्योगों के लिए एमएसएमई सेक्टर के तहत, स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत सारे काम पिछले बजट में ही घोषित किया जा चुका है कि किसान कृषि क्षेत्र में एआई ड्रिवन जो टूल्स हैं वो कैसे बढ़ाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो स्ट्रॉन्ग एग्री टेक जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं या इकोसिस्टम जो जनरेट होता है, जिससे कि पढ़े लिखे युवाओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके काम करने और ग्रामीण युवाओं को भी इन शहरी क्षेत्र से आए जो पढ़े लिखे लोग हैं इनके साथ मिलकर एक बड़ा इकोसिस्टम बनेगा, जिससे कि तकनीकी का विकास जो है वो गांव में लाया। और आपने देखा पिछली बार भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो हमने कार्यक्रम लाया था, उससे भी गांव के जो रोजगार है जो कि कृषि, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी बनता जा रहा है, तो आप जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ रोजगार उस तरह से नहीं बढ़ा सकते। इनफॉर्मल सेक्टर में आपका रोजगार बढ़ेगा और अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा भारतीय अर्थव्यवस्था में है। तो उसको कैसे सिक्योर्ड किया जाए, कैसे उसमें अनसर्टेनिटी जो फैक्टर है उसको कम किया जा सके, इस पर फोकस करके गाँव में रोजगार बढ़ाने को, तो मैंने मेरा कहना था स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस रहेगा ग्रामीण युवाओं का। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। ये तो हुई किसानों की बात और देश का एक बहुसंख्यक वर्ग जो ग्रामीण आबादी का है, लेकिन इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण वर्ग है वो है युवाओं का। और युवाओं में भी बहुत बड़ी जो संख्या है वो है छात्रों की, जो कि हायर एजुकेशन के लिए अपने रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए जाते हैं। तो बीते वर्ष की अगर हम बजट की बात करें तो उसमें शिक्षा के बजट को कुछ कम किया गया था। क्या उस कमी की भरपाई और समग्र शिक्षा, चाहे हम स्कूली एजुकेशन की बात करें या फिर हायर एजुकेशन की बात करें, उसमें कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं इस बजट में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आया, उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि शिक्षा नीति को एक नए दृष्टिकोण से, नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश की तरह जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जो NIRF नेशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, या अन्य जो मॉनिटरिंग और रेगुलेटरी बॉडी जिनके थ्रू गुणवत्ता में सुधार तो हो रहा है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन खर्च की जब बजट की बात करते हैं तो पिछले वर्ष जो है उस समय 4% था, जिसको अगर हम प्राइवेट सेक्टर को भी मिला दे, सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 4% जैसा था, और प्राइवेट एक्सपेंडिचर को भी मिला तो 6.5% GDP का एजुकेशन का टोटल का है। तो ये जो है बहुत कम है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, हमको नए संस्थान, कैसे विश्व स्तरीय संस्थान खोला जाए और वहाँ पर गुणवत्ता बढ़ाया जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो भारत सरकार ने पिछले 5-6 सालों से किया स्किल डेवलपमेंट का,
तो स्किल डेवलपमेंट की जो नई यूनिवर्सिटी खुले, ऐसे यूनिवर्सिटी देश के हर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी खुले, जिससे बच्चे जो है वो इंडस्ट्री फैमिली जो कहते हैं एकेडमी इंडस्ट्री रिलेशनशिप, तो इंडस्ट्री के डिमांड नीड के अनुसार हम बच्चों को तैयार कर पाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय जो अभी हमारी जो है। तो इसलिए शिक्षा नीति में इस पर बड़ा विचार करके नए सुझाव दिए गए हैं, उसको तैयारी चल रही है उसकी। इस बजट में भी शायद वो परिलक्षित होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। बजट की घोषणा होने की जब भी आशाएं होती हैं लोगों के मन में, तो हर व्यक्ति अपने घर के बजट से उसको रिलेट करता है, और एक आम शहरी या ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति के परिवार में जो बड़े खर्चे होते हैं वो उसकी आजीविका को जुटाने के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, उसकी रसोई के खर्चे होते हैं। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण खर्चा होता है स्वास्थ्य का। अगर परिवार में असमय कोई बीमारी आ गई तो अचानक से पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। तो रसोई के खर्च प्लस स्वास्थ्य के खर्च में राहत अगर एक आम आदमी चाहता है तो किस प्रकार की इस बजट में हम संभावनाएं देखते हैं? सर, ये दोनों से ही मेरा सवाल है, मैं चाहूँगा बारी बारी से आप दोनों इसका उत्तर दें। देखिए, पिछले वर्षों से आपने देखा आयुष्मान योजना किस कदर सफलतापूर्वक पूरे देश में चल रहा है, और उस आयुष्मान योजना में प्रावधान बढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से हम 100% लोगों को इंश्योर कर सके कि उनकी इलाज जो है सस्ता सुलभ हो पाए। हम देखिए, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं बार बार हम चाहते हैं कि खर्च बढ़े, शिक्षा में खर्च बढ़े, स्वास्थ्य में खर्च बढ़े, रक्षा में खर्च बढ़े, यातायात में खर्च बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च बढ़े, सब जगह खर्च बढ़े। और दूसरी तरह हम कहते हैं इनकम टैक्स में खर्च, इनकम टैक्स का स्लैब कम हो जाए। तो आप सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात नहीं करेंगे, तो बड़ा बेईमानी से हो जाएगा बजट पर चर्चा करना। तो हमें खर्च बढ़ाने की बात करने से तो हम लाएंगे कहाँ से रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ये भी सोचना है। हमारा योगदान क्या हो रहा है अर्थव्यवस्था में, तभी जाके जो अपेक्षाएं रख रहे हैं वो अपेक्षाएं पूरी होंगी। सर, इसी तारतम्य में आपसे सवाल है रसोई को लेकर कि एक गृहिणी का बजट, घर का बजट बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो स्वास्थ्य की बात तो सर ने करी, आम गृहिणी का बजट किस प्रकार से राहत भरा हो, उसकी क्या अभिषेक जी देखिए, जो देश का बजट होता है, मुझे लगता है कि जो घर का बजट होता है बहुत अंतर नहीं है। जैसे घर में जो बजट बनाते हैं सारे कंपोनेंट देखते हैं कि हम उसमें खाने पर कितना खर्चा करेंगे, एजुकेशन में कितना खर्चा होगा, हेल्थ पर कितना, सरकार भी वही करती है बहुत सी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अगर हम ज़रूरत की चीज़ें जो हमारी हैं आम जनता की, अगर उसको देख करके बजट आता है तो सबको खुशी होती है। जैसे प्रोफेसर शर्मा साहब ने कहा कि इनकम टैक्स में स्लैब की बात होती है, हर बार होता है कि भाई बढ़ेगा और ज़्यादा राहत मिलेगी। उसका मतलब केवल उसका जो गणित है या कॉन्सेप्ट है कि जब पैसा बचेगा तो पैसा खर्च होगा। प्रॉब्लम जब भी जो इकोनॉमी की चल रही है वो सुस्ती क्यों है? सुस्ती ये है कि अभी जो पिछला साल देखा जाए अभिषेक जी, तो हमारा बजट अच्छा जा रहा था, ग्रोथ अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ महीने से ये जो स्लम दिखाई पड़ रहा है, जो सुस्ती दिखाई पड़ रही है, उसमें अब देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ खड़ी हैं, बिकी नहीं इस बार। तो वो इंडिकेशन है एफएमसीजी सेक्टर जैसे है, जो कंजम्पशन है हमारा, कंजम्पशन कम हुआ है। प्रोफेसर शर्मा साहब से पूरी लाइट डालेंगे तो कुछ जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि कंजम्पशन कम होना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुस्ती होना, ये 2-3 चीज़ें दिख रही हैं कि दिक्कत आ रही है। दूसरा जो हेल्थ सेक्टर था, जो आपने हेल्थ की बात की, उसमें जो बीमा का जो कवर है जो हम चाहते हैं उसमें बहुत ही, उसमें भी गिरावट आई है। तो जो डिमांड हो रही सरकार से कि जो बीमा पे जो कर लगता है उसको कम करिए, उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा में अपने आप कवर करना चाहेंगे। आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है और 70 के बाद तो हर चीज़ का बंधन ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपने जैसे कहा था, अगर कोई बीमार पड़ गया, ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज हो गई, तो फिर पूरा इकनॉमी आपका, घर की व्यवस्था पूरी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाती है। तो अगर बीमा का पे टैक्स कम होता है, एजुकेशन पे टैक्स कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा एजुकेशन मिलेगा। और जो शर्मा साहब कह रहे थे, और जो हेल्थ का मामला है, अगर आप कवर ज़्यादा बढ़ेगा तो हेल्थ में हम ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, पैसा बचेगा हमारे लिए। जो मैं उनकी बात से पूरी सहमत हूँ पूरा तरह से शर्मा साहब से। उसमें दिक्कत क्या आ रही है, पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। 10 करोड़ लोग में जो टैक्स देते हैं करीब 2 करोड़ होंगे, 1.5 से 2 करोड़। तो जो टैक्स देने वालों का संख्या है वो पूरे 140 करोड़ के देश में 2 करोड़ लोगों का है, ठीक है। तो जो सरकार बार बार कहती है, और लगता है उस पर अमल करना पड़ेगा, कि जो टैक्स का नेट है वो बढ़ाना पड़ेगा।
टैक्स का नेट बढ़ेगा तो जाहिर है टैक्स बढ़ेंगे तो सरकार इस पर खर्चा कर पाएगी। जब सरकार पर शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे, जब पैसा नहीं है तो आप एजुकेशन में डिमांड कर रहे हो, हेल्थ में डिमांड कर रहे हो, तो टैक्स का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। और साथ में जो एक कंजम्पशन लो हुआ है इस पर भी सरकार थोड़ी कहीं से राहत देनी पड़ेगी। पैसा बचेगा हमारे पास तो हम पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक सुस्ती दूर होगी। बिल्कुल फिर ठीक एक कहा बात सर। मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी। पिछली बार लोकसभा चुनाव था, इसलिए डर हाँ, के वो भी कि दिक्कत थी, लोक वो भी लुभावन ना हो, लेकिन फिर इस बार टैक्स स्लैब में शायद छूट मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स सोच रहे हैं। क्योंकि 15% तक की छूट, जिनकी वार्षिक आय 10 से 15 लाख रुपए है, उनको 15% तक की छूट मिलेगी। वर्तमान में 2 टैक्स रिजीम चल रहा है, ओल्ड और न्यू, तो उसको कैसे मर्ज किया जाए, उसमें कैसे डिस्क्रिपेंसी को दूर किया जाए, इस पर शायद इस बार के बजट में शायद चर्चा हो, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। सर हमने एजुकेशन की बात करी, हेल्थ की बात करी, किसानों की बात करी। देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बहुत कुछ काम किया गया है पिछले कई सालों में। हर जगह नई फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं। आगामी बजट में क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, इसका उत्तर मैं चाहूँगा सर आपसे। देखिए, हर बजट में पिछले 5-6 बजट से आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ख़ास करके रेल में, रोड में, पोर्ट की कनेक्टिविटी में, ख़ास करके जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर भी काम करके किस तरह से हम कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ा सके, ऐसे पुराने हमारे बजट में देखने को मिल रहा है। इस बार भी हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट माइल से लेकर लास्ट माइल तक जो कनेक्टिविटी है उसको रीजनल लेवल पर, रीजनल स्कीम्स के द्वारा या फिर स्टेट रोड नेटवर्क के द्वारा किस तरह से उसको पूरा किया जा सके, इस पर फोकस रहेगा। और ख़ास करके जो उड़ान है, उड़े आम नागरिक, ऐसा करके जो स्कीम जो थी 2017 में जो लॉन्च की गई, मेरा अगला सवाल उसी पर था, आपने इसको इसी में शामिल कर लिया। जी जी, तो वो ये सब चीज़ें को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सस्टेनेबिलिटी जिसमें फैक्टर इंक्लूड रहे, खास करके फ्यूल कंजम्पशन, सोलर एनर्जी, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ऐसा स्कीम बनाया जाएगा जो लो बजट सस्टेनेबिलिटी हो और जिसका हित जो है सुदूर गांव तक भी जिनको मिल सके। पिछले बजट में भी आपने देखा होगा कि बॉर्डर एरिया में उन्होंने गांव बसाने की बात की थी। तो इस तरह से विजनरी प्रोग्राम जो पिछले बजट में देखा गया उसको इस बजट में भी बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और ख़ास करके एयर कनेक्टिविटी का, एयर कनेक्टिविटी की बात हमने इस सवाल में की। एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं रेलवे, जो अपने आप में एक बहुत बड़े पूरे प्रदेश का दर्जा रखता है। रेलवे सुविधाओं के विकास पर भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हमें बीते कुछ सालों में देखने को मिले हैं। कई सारी नई ट्रेनें शुरू की गई, छोटे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के तहत विकसित किया गया पिछले बजट में। इस बजट में क्या कुछ खास रेलवे को मिल सकता है सर? इसका उत्तर मैं आपसे चाहूँगा रंजन सर। देखिए, हम जहाँ बैठे हैं अभिषेक जी तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो हमारे ख्याल से वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन है। तो सरकार इस पे काम कर रही है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं और जो भी एसेट्स हैं, उसको कैसे उसको मोनेटाइज किया जाए, ठीक है, और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जाए उसके माध्यम से। तो एक जो स्टेशन हैं और पूरी गवर्नमेंट की बहुत बृहद योजना है कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं जितना ज़्यादा हो सके उसको अच्छा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, और साथ में जैसे ट्रेन की बात आप कर रहे थे, तो वंदे भारत ट्रेन अपने आप एग्जाम्पल है, और अभी तो बुलेट की बात चल रही है। तो ट्रेन का माध्यम को ले नहीं कि भाई ट्रेन आपने खड़ा कर दिया, लोग आ जा रहे हैं। ट्रेन के माध्यम से इकोनॉमी को गति मिलती है। आपकी जो फ्रेट है उसके जो चार्जेज है कम होते हैं, और जो फेयर है वो भी चार्जेज कम होते हैं, प्लस जो ईस्ट से वेस्ट और साउथ से नॉर्थ जो देश को जोड़ने की बात होती है, रेलवे ही जोड़ पाता है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे बात कर रहे थे आप, मुझे लगता है कि अभी जो इकोनॉमी में या जीडीपी में जो ग्रोथ रेट उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3.5% है, करीब 11.11 लाख करोड़ रुपया। और देश में वाकई देखा जाए पिछले 5 साल 10 साल में तो रोड अच्छे खासे हुए हैं। मैं तो अभी गया था, यूपी गया था और बाई रोड गया था, मैं चकित था, पहले मैं सोच नहीं सकता था। तो जो भी रोड सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, एविएशन की बात आप कर रहे थे, तो जितना देश जुड़ेगा, जितना मूवमेंट होगा या जो गुड्स का मूवमेंट होगा तो उसके मार्केट मिलेगा। जी, मार्केट मिलेगा, हमें मार्केट मिल रहा है, प्रोडक्ट्स को मार्केट जी मिलेगा। जी। और हम सर एक बात मैं आपने जोड़ना चाहता हूँ कि रेलवे की जब बात करते तो हम सिंगल लाइन से डबल लाइन बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये सब तो बात करते ही थे।
और इस बार सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ, लेकिन एक जो नया इनिशिएटिव पिछले इस सरकार ने जो लिया उसको मैं लगता है कि इस बार बढ़ाएंगे। जैसे वंदे भारत एक्स हो गए, भारत गौरव एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इसका हमको प्रशंसा करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। रेल टेल है और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो गुड्स जो बिक रहे हैं उनको प्रमोट करना, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसे संस्थाओं को अभी वाइब्रेंट बना करके रखना। जी। तो इस तरह की कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने पिछले कुछ बजट के माध्यम से इनको फंड प्रोवाइड कराया है। इस बार भी इसको और मजबूती प्रदान, आप कह रहे हैं कि रेलवे सेवा जो है बेहतर हो और सुरक्षित हो, इसके लिए इस बजट पर कुछ काम किया जाएगा ऐसा लग रहा है। सर, कृषि की बात हुई, शिक्षा की बात हुई और हमने गृहिणियों के बजट की, रसोई के बजट की भी बात करी। आम आदमी जो कि नौकरी पेशा है या फिर व्यापार करता है, एक बहुत बड़ी आस उसको बजट से रहती है कि इनकम टैक्स के स्लैब में क्या कुछ रियायत रहेगी। तो इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर मैं दोनों ही विशेषज्ञों की राय लेना चाहूँगा। नहीं, देखिए अभिषेक जी, हर बार जो सबसे बड़ा मुद्दा मिडिल क्लास के लिए, हम जैसे लोगों के लिए होता है कि इनकम टैक्स का स्लैब कितना बढ़ेगा। सीधा तात्पर्य है कि हमारे अगर हाथ में पैसा बचेगा, हम पैसा खर्च करेंगे। और साथ में एक और चीज़ है, इन्फ्लेशन की अभी जो रफ्तार है थोड़ी बढ़ी हुई है। ओके, तो अगर पैसा बढ़ेगा तभी तो हमसे फाइट करेंगे इन्फ्लेशन से। तो गवर्नमेंट को मेरी जो अपेक्षा है, जो मिडिल क्लास, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लोगों की आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशन ये है कि आप स्लैब बढ़ाइए, पैसा बचे, साथ में साथ इन्फ्लेशन को लेकर फाइट करना पड़ेगा सरकार को। तो जो आप बात कर रहे थे, तो इनकम टैक्स स्लैब में नेचुरली अगर रियायत मिलेगी तो उसमें इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा, मुझे लगता है पैसा हमारे पास आएगा। और साथ में इन्फ्लेशन को लेकर भी काम करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनकम टैक्स रेट में 15% की गिरावट की अपेक्षा विशेषज्ञ रख रहे हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी 10 से 15 लाख रुपए है। साथ ही अभी 10 से 12 लाख रुपए को जो है 15% के हिसाब से टैक्स लिया जा रहा है, और जो 12 से 15 लाख है उनको 20% दिया जा रहा है। हम 15% चाह रहे हैं। और जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों रिजीम में टैक्स भरने की छूट दे रहे हैं, उसको एक मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एनोमली देखने को मिल रहा है। और रिलीफ तो सभी चाहते हैं, खास करके मिडिल मैन। और इसके पीछे वजह यह है कि जैसे रिलीफ मिलेगा, सर ने बताया, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या, परचेजिंग पावर बढ़ा तो सही, लेकिन डिमांड उस तरह से नहीं बढ़ पाई, तो उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और आपने खास करके, मैं जीएसटी के संदर्भ में, जीएसटी के लिए बहुत डिमांड है कि जीएसटी का रेट जो है अभी भी जो है ट्रायल एरर पर चल रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। उसको एक रैशनल लेवल पर लाना पड़ेगा कि किस सेक्टर में किन चीज़ों पर जीएसटी किस रेट पे होना चाहिए, उसका एक रिविजिट करना पड़ेगा। और उम्मीद कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर के लोग, रियल इस्टेट सेक्टर में भी, और जो अप्रैल इंडस्ट्री है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब जीएसटी में, कुछ रेस्टोरेंट, होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल वाले जो है उनको भी, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सभी जीएसटी में कुछ ना कुछ राहत की उम्मीद बांधे हुए हैं। अभी इनकम इनक्वालिटी का भी ध्यान रखो, अभी इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है। इकोनॉमी तो ग्रोथ कर रहा है, इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है, तो इसको कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे, इसके लिए फिस्कल पॉलिसी पर हमको चर्चा करना पड़ेगा। इस बजट में नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी बहुत सारी योजनाएं पिछले कई सारे बजट्स में आई हैं। आज की वर्तमान दौर की अगर बात करें तो एक केंद्र सरकार की योजना है जो कि प्रदेशों में भी चल रही, लखपति दीदी योजना। उस तरीके की योजनाओं को लेकर बजट में क्या कुछ नई संभावनाएं हम देख सकते हैं, और बजट में सरकार क्या नई नीतियों को लेकर आने वाली है? वर्तमान एनडीए की जो सरकार है महिलाओं के प्रति बहुत सजग है। तभी आपने देखा एक बिल लाया महिलाओं के आरक्षण के लिए, जो कई वर्षों से लंबित था। और वर्तमान सरकार के ही रिजीम में आप देखेंगे कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ लाडली बहन योजना, लखपति दीदी योजना, इस तरह की योजनाओं को रखा गया। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को इंसेंटिव दिया गया, मुद्रा योजना में, या जो फिर जनधन योजनाओं में महिलाओं को अलग से इंसेंटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज़्यादा इंसेंटिव दिया गया। तो इस तरह की योजनाएं भारत सरकार पिछले कई वर्षों से ला रही है, और कई राज्य सरकारें भी ला रही हैं। तो ऐसे में सिर्फ हम ग्रामीण महिला, शहरी महिला न करके, जो हम स्किल डेवलपमेंट की, तो महिलाओं को इस वर्ष के बजट में मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट
में के लिए महिलाओं को कुछ इंसेंटिव मिलने का चांसेस है, ऐसा मुझे लग रहा है। बजट 2025 से अपेक्षाएं और संभावनाएं बहुत सारी हैं लोगों की, और 1 फरवरी को जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी तो आशा है कि वो सारी अपेक्षाएं और संभावनाएं पूरी होंगी। प्रदेश की सुर्खियों में आप दोनों अतिथियों ने अपना अमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। प्रदेश की सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार। सुर्खियों में